टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज इन इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ और एसएससी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट सेकंड रहने वाला है, पीवाईक्यू सेशन रहने वाला है। सिंपल मेजॉरिटी में हमने देखा था 50% प्रेसिडेंट वोटिंग, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हमने देखा था 50% टोटल मेंबरशिप जो हाउस की है, इसमें प्रेसिडेंट वोटिंग नहीं, टोटल हाउस की मेंबरशिप देखी जाती है। इफेक्टिव मेजॉरिटी में हमने देखा था 50% इफेक्टिव स्ट्रेंथ, 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, जिसमें हम जो वेकेंट वैकेंसीज है वो माइनस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ही देखा जाता है, बस जो माइनस होता है वो वेकेंट वैकेंसीज माइनस होती है। स्पेशल मेजॉरिटी की वो टाइप पड़ी थी, पहली टाइप में हमने 2/3 देखना था प्रेसिडेंट वोटिंग में। टाइप 2 में हमने देखा था प्रेसिडेंट वोटिंग के साथ एक कंडीशन ऐड होता है, वो होता है टोटल मेंबरशिप। ठीक है, टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी बताया कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है, जैसे ये काफी इंपॉर्टेंट है स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1। टाइप 1 में जो 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग देखा जाता है आर्टिकल 249 राज्यसभा के लिए होता है। राज्यसभा को पावर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि पार्लियामेंट को अगर स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट के ऊपर जो लॉ बनाना है नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से, तो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 लगता है। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 में 2/3 मेंबर प्रेसिडेंट वोटिंग, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये कहाँ पे यूज होता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, नॉन फेडरल जो मैटर्स होते हैं उनके लिए, जैसे रिमूवल करना हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 में हमने ये पढ़ा था कि जो स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2 है उसके साथ एक कंडीशन और ऐड हो जाता है, रेटिफिकेशन बाय 50% ऑफ हाउस। इसमें क्या होता है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने देखा था अमेंडमेंट अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर, जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, तब स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 3 इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है 50% ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल में हमने बताया था प्रेसिडेंट रूल 7th शेड्यूल, अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो तब जब अल्टर करना हो इंडिया की बाउंड्रीज को। ठीक है, तो ये ओवरऑल इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे जो बाउंड्रीज है उसकी बात की जा रही है, ओवरऑल इंडिया की बाउंड्रीज की बात की जा रही है। स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 4 में हमने देखा था 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, टू थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, आर्टिकल 61। तो ये सिर्फ इम्पीचमेंट जो होता है हमारे प्रेसिडेंट का उसके लिए यूज होता है, 2/3 ही देखा जाता है, टोटल स्ट्रेंथ देखा जाता है हाउस का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ये हमने आपको होमवर्क में दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी से ही शुरुआत करेंगे, क्या आंसर होगा इसका। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट फर्स्ट उन्होंने बता रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट है लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, सेकंड एक्सटेंड ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, थर्ड बताया कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पे एक कीवर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अगर करना हो विद रिस्पेक्ट टू जो अबव स्टेटमेंट दी हुई है, ratification by legislature is not less than half of the state is before presenting the bill to president for assent। ठीक है, तो ये इन जो ऊपर ये जो अलग अलग जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, अलग अलग जो स्टेटमेंट्स हैं, कहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी जो हमने टाइप पढ़ा है ये कौन सा टाइप है जिसमें हमें रेटिफिकेशन चाहिए? टाइप थर्ड। ठीक है, तो कब कब जो टाइप थर्ड है वो मेजोरिटी लगने वाला है, तो हमने पढ़ रखा है जब भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा और 7th शेड्यूल में अगर कोई सब्जेक्ट है उसके ऊपर अगर लॉ बनेगा तो कहीं ना कहीं वो फेडरल मैटर्स है उसके बीच में आ जाएगा, तो वहाँ पे मेजोरिटी लगेगा। ठीक है, हमें जो स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए होगी, तो फर्स्ट फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है। एक्सटेंड करना हो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट को, तो यहाँ पे भी अलग अलग जो स्टेट्स की उनकी एग्जीक्यूटिव पावर की बात आ रही है, जहाँ पे भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि जो रेटिफिकेशन है स्पेशल मेजोरिटी में वो नेसेसरी होता है। नेक्स्ट जो थर्ड है कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। ठीक है, जो गवर्नर्स है ये आपको पता है ये सेंटर का एजेंट होता है, और इनकी अगर कोई कंडीशंस है, इनका जो ऑफिस है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं अंडर आर्टिकल 158 में ये चेंजेस होते हैं, और जो पार्लियामेंट है इसके बीच में जो चेंज है वो कर सकता है, लेकिन वहाँ पे जो स्पेशल मेजोरिटी वो लगता है स्टेट की जो रेटिफिकेशन है वो यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रेटिफिकेशन नहीं चाहिए, ओनली 1 एंड 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो क्या आपने ये जो क्वेश्चन है इसे पोज करके अपना जो आंसर है वो सही दिया था या नहीं, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट अभी आप हमें कमेंट में ये बताइएगा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारे गवर्नर है उसके बारे में ये बात की गई थी कि दो या फिर दो से ज्यादा जो स्टेट्स है, दो दो से ज्यादा जो स्टेट है उनका एक गवर्नर हो सकता है। ठीक है, उनका एक गवर्नर हो सकता है, तो ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ने ये बात जो है ये कही है। ठीक है, ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, पोज करिएगा, खुद से पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। The Parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaties। 2000 में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। The Parliament can make any law for whole or any part of India for implementing international treaty। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए अगर पार्लियामेंट लॉ बनाना चाहता है, चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट ही क्यों ना हो, तो क्या उसे
नीचे दिए गए जो कंसेंट है इसमें कौन सा कंसेंट लगने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन उसने कहा विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स का कंसेंट जरूरी है, तो ये तो होने नहीं वाला, सभी का तो नहीं रहेगा। विद द कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ स्टेट, क्या मेजोरिटी चाहिए होगी स्टेट्स की। विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न, क्या जिस स्टेट में ये जो ट्रीटी है वो इंप्लीमेंट होने वाला है, जिस पार्ट में इंप्लीमेंट होने वाला है उस स्टेट की कंसेंट चाहिए, या फिर विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, जहाँ बिना किसी स्टेट के कंसेंट के पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर डी है, किसी भी स्टेट की कंसेंट की जरूरत नहीं है अगर इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करना हो इंडिया में, पूरे इंडिया में, या किसी पार्ट के, या किसी पार्ट में किसी स्टेट में इंडिया में। ठीक है, तो किसी भी स्टेट की कंसेंट की जरूरत नहीं है जब इंटरनेशनल ट्रीटी को इंप्लीमेंट करने की बात होगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। थर्ड जो क्वेश्चन है, रीड करिए, पोज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट में। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। एज पर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ, तो आर्टिकल 38 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। एडिशन कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है, रिपील कर सकता है, 1/2, 2/3, 1/3, या सभी कुछ। ठीक है, तो इसका आंसर डी है, सभी कुछ जो है पार्लियामेंट सभी के ऊपर जो लॉ है वो बना सकता है। तो जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है ऐड करने की, वेरिएशन करने की और रिपील करने की। तो ये आपने ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2024 में रिसेंटली ही पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे, सीडीएस 2021 में पूछा गया। पोज करिए, एक बार क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट। ठीक है, नई स्टेट करने की बात कर रहा है, या फिर जो स्टेट ऑलरेडी है उसकी बाउंड्री को अल्टरेशन करने की बात कर रहा है, तो क्या होने वाला उसके बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट जो स्टेटमेंट दिया गया है, एन अमेंडमेंट हैज टू बी मूव्ड इन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो आर्टिकल है 368 के अंडर ये जो काम है न्यू बाउंड्री, न्यू स्टेट को क्रिएट करने का और जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है उनकी बाउंड्री को अल्टर करने का, तो क्या आपको ये लगता है ये स्टेटमेंट सही है, अंडर आर्टिकल 368 ये काम होगा या कुछ और आर्टिकल इसमें अप्लाई होने वाला है। सेकंड जो है, रेटिफिकेशन बाय वन हाफ ऑफ द स्टेट इज नेसेसरी आफ्टर द अमेंडमेंट मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ऐसा काम करने के लिए जो हाफ ऑफ द स्टेट जो है वो नेसेसरी है या नहीं, ये आपको मुझे बताना है। ये कह रहा है हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट नेसेसरी है या नहीं उसके बारे में। द लेजिस्लेशन कैन पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी की बात की जा रही है दोनों हाउस में, तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होने वाला है, 1/3, 2 ओनली, 3 ओनली, 2 3 ओनली। ठीक है, सीडीएस 2021 में पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेशन होने की चांस काफी ज्यादा है यूपीएससी में। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है वो है 3 ओनली। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है 3 ओनली। यहाँ पे जो आर्टिकल एक्टिव होने वाला है वो आर्टिकल आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 ही यहाँ पे एक्टिव होगा, यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी के साथ ये जो काम है नई स्टेट क्रिएट करना या फिर एग्जिस्टिंग स्टेट का जो बाउंड्री है उसे अल्टरेशन करना, ये काम हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसकी बात की जाती है, जो पार्लियामेंट के पास होता है, जिसमें हमने अलग अलग जो प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसमें वो ऐड कर सकते हैं, वेरिएशन कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो नई स्टेट क्रिएट करने की बात होती है, काफी सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से ये काम होता है, वो भी पार्लियामेंट खुद से ये काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट की कंसेंट की जरूरत नहीं होती, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी जगह ये रिपीट हुआ है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पोज करिए, रीड करिए और क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सीडीएस 2016 में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, सम इंडियन टेरिटरी वाज ट्रांसफर्ड इन 2015 टू बांग्लादेश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। ठीक है, हमारी कुछ इंडियन टेरिटरीज है ट्रांसफर की गई थी 2015 में बांग्लादेश को, तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है, बाय एन एग्रीमेंट हैव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, तो वहां पे एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में। बाय द लेजिस्लेशन, बाय अ लेजिस्लेशन पास्ड बाय पार्लियामेंट अमेंडिंग शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो जो शेड्यूल 1 है जिसमें हम टेरिटरीज के बारे में पढ़ते हैं, क्या उसमें जो अमेंडमेंट है वो की गई थी, क्या उसमें जो अमेंडमेंट है वो की गई थी पार्लियामेंट के द्वारा। बाय अमेंडिंग शेड्यूल 1 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एक्सरसाइजिंग अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, तो ये भी वही बात ही बोल रहा है जो ऊपर का है। नेक्स्ट जो लास्ट ऑप्शन है, बाय अमेंडिंग शेड्यूल 1 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय एक्सरसाइजिंग अमेंडिंग पावर पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय 16 स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेटिफिकेशन है, जो हाफ ऑफ स्टेट हमने कंडीशन पढ़ा है, क्या उसके हिसाब से ये काम हुआ था, तो ये अपने ध्यान में रखना है जब भी इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो बाउंड्री ट्रांसफर होने वाला है, जैसे इंडिया और बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, 2015 में, तो इसके हिसाब से हमें जो है स्टेट की जो कंसेंट है वो नेसेसरी रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमें 50% जो स्टेट है उनका जो रेटिफिकेशन है वो कंसेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो ये अपने ध्यान में रखना है। और इस अमेंडमेंट जो एक्ट है उसके द्वारा ये जो ट्रांसफर की गई थी बाउंड्री, ये भी अपने ध्यान में रखना है, 100 जो अमेंडमेंट था
उसके हिसाब से ये जो बाउंड्रीज है, जो इंडिया की टेरिटरीज है, जो बांग्लादेश को दी गई थी, और बांग्लादेश की कुछ टेरिटरीज इंडिया में इंक्लूड की गई थी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड करिए, पॉज करिए, ठीक है, और इसका जो आंसर है हमें कमेंट में बताइए। क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय एन इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन लोक सभा ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात कर रहा है, एन अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना हो तो जो प्रोसेस है इंट्रोडक्शन का, बिल का, वो सिर्फ लोकसभा में ही किया जा सकता है। तो ये बात कर रहा है, if such amendments seek to make change in the federal character of the constitution, the amendment also required to ratify by the legislature of all the state of India। ठीक है, तो अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, फेडरल करेक्टर में अगर अमेंडमेंट करना है, तो सभी जो स्टेट्स हैं उनका जो रेटिफिकेशन है वो चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कीवर्ड यूज किया है ऑल। ठीक है, तो हमने जो कंडीशन पढ़ रखा है उसमें हमने आपको बताया कि अगर 50% भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑल की वजह से ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट माना गया, इसे गलत करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ओनली लिखा है लोकसभा में ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये है इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा नहीं है, दोनों हाउस में कर सकते हैं। जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में होता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, मनी बिल और जो फाइनेंशियल बिल वन है वो। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था उड़ीसा जो पीसीएस है उसमें 2023 में। पोज करिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सभी जो हमने मेजोरिटीज पढ़ी है, तो ये हमने जो सभी मेजोरिटीज पढ़ी है उनका क्रक्स है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइप ऑफ मेजोरिटीज इन पार्लियामेंट। फर्स्ट उसने कहा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है, मोर देन 50% ऑफ हाउस टोटल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है पे टोटल स्ट्रेंथ देखा जाता है 50% ऑफ हाउस का। सिंपल मेजोरिटी में मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग देखा जाता है। थर्ड उसने कहा है अफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ हाउस अफेक्टिव स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो अफेक्टिव मेजोरिटी है वहाँ पे अफेक्टिव स्ट्रेंथ देखा जाता है, और अफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है वो भी नीचे उसने बताया, टोटल स्ट्रेंथ एक्सक्लूडिंग नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेंथ में जो वैकेंसीज वेकेंट है उन्हें माइनस किया जाता है, ये कह रहा है। फिफ्थ वो कह रहा है कि जो स्पेशल मेजोरिटीज है, मेजोरिटीज ऑफ टू थर्ड मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ठीक है, तो ये जो मेजोरिटी है, जो टू थर्ड मेंबर ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, ये हमने पढ़ा था, ये कहाँ पे यूज होता है, ये होता है प्रेसिडेंट के जो इम्पीचमेंट है उसमें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ये सही स्टेटमेंट है, 50% टोटल हाउस स्ट्रेंथ ये होता है। सिंपल मेजोरिटी हमने पढ़ा 50% प्रेसिडेंट वोटिंग होता है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ में हमने ये देखा कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ देखी जाती है, जिसका मीनिंग यही है कि जो वैकेंसीज है वो माइनस की जाती है। ठीक है, तो जो दोनों ही स्टेटमेंट है ये सही है। और जो स्पेशल मेजोरिटी की यहाँ पे बात की गई है, हमने 4 टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी पढ़ा है। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें 1 3 4 5, हमें पता है पहली चारों क्वेश्चन जो है वो सही है। अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो हो सकता है हम 5 को करेक्ट मार्क करते, लेकिन क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी टू थर्ड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस ये कहा गया है और ऑप्शन में नहीं दिया गया ये ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही होने वाला है। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन नंबर वैसे जो स्पेशल मेजोरिटी है इसकी हमने 4 टाइप पढ़ी है। ठीक है, तो लास्ट में हम इसका जो समरी जो है वो अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन होगा आंसर वो हम आपको अच्छे से बताएंगे। एक बार फिर से हमारा जो क्विक रिवीजन वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पोज करिए, क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर देने की कोशिश करिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8 है, which one of the following bills must passed by each house of Indian parliament separately by special majority। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बिल है जो पास होता है स्पेशल मेजोरिटी दोनों ही हाउस में? क्या वो ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंस रिलेटेड बिल है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है? ठीक है, तो ये हमने एक ही जो बिल है जो हमने पढ़ा जिसके ऊपर जो स्पेशल मेजोरिटी लगता है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ही ऐसा है जिसके ऊपर स्पेशल मेजोरिटी लगता है। तो ये तीनों बिल जो है ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, ये आपने ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2003 में पूछा गया, अभी अलग अलग एग्जाम में अभी तक पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विच काइंड ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन फॉर्मिंग अ न्यू स्टेट। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी ऊपर जो डिस्कस है वो कर लिया, ये पूछा गया बीपीएससी 2016 में और किसी एसएससी एग्जाम में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो किस टाइप की मेजोरिटी लगती है जब नई स्टेट क्रिएट करनी हो, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। जब भी नई स्टेट की बात की जाएगी तो यहाँ पे जो एक्टिव होने वाला आर्टिकल आर्टिकल 3। ठीक है, तो जिसमें सिंपल मेजोरिटी रहता है। ठीक है, जिसमें सिंपल मेजोरिटी रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, द मेजोरिटी ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना हो तो किस मेजोरिटी का प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होता है, इंडायरेक्टली यही पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है, बाय स्टेट लेजिस्लेचर एक्टिंग टुगेदर, बाय पार्लियामेंट अलोन, सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकता है, विद ज्वाइंट अप्रूवल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ओनली ऑन द रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है अमेंडमेंट की, तो यहाँ पे पार्लियामेंट अलोन ये कर सकता है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो जब यूपीएससी ने पूछा था जिसमें एडिशन, रिपील, ठीक है, और जो वेरिएशन है वो कर सकता है, तो ये आपने ध्यान में रखना है।
ये था कंप्लीट लेक्चर। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें रिवाइज़ हो जाएँगी एक साथ, ठीक है? ये आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा एज़ इट इज़। तो ये कुछ मेजॉरिटीज़ हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होता है? 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सिंपल मेजॉरिटी में 50% रेजिडेंट वोटिंग देखा जाता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी में जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें से माइनस की जाती है वैकेंसीज़ को। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मीनिंग यही है कि टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसीज़ माइनस होंगी, ठीक है? तो जो इफेक्टिव मेजॉरिटी है, क्योंकि मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी ही देखेंगे जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ है उसकी, जिसमें जो वैकेंसी है वो माइनस हो चुकी है, ठीक है? तो ये हमने अच्छे से ऊपर एग्जाम्पल में देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में पार्शियली रॉन्ग माना गया है, क्योंकि 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ये देखा जाता है, ठीक है? नॉट जस्ट टोटल स्ट्रेंथ।